नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि संविधान का अनुच्छेद 173 का और तीसरी अनुसूची में वर्णित शपथ के बारे में। आज हम जानेंगे कि संविधान की तीसरी सूची में वर्णित शपथ को वास्तव में क्या उम्मीदवार जानते हैं और क्या वास्तव में उनका पालन करते हैं। इस चर्चा में शामिल हैं हमारे साथ यूनिवर्सिटी कानपुर के बीएड डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मुनेश कुमार जी। डॉक्टर मुनेश कुमार स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन के निदेशक हैं और शिक्षाविद के साथ साथ वो संविधान के अच्छे ज्ञाता भी हैं। मिलते हैं डॉक्टर मुनेश कुमार जी से। डॉक्टर साहब, संविधान के आर्टिकल 173 और 173 का के बारे में बताएं। संविधान का आर्टिकल 173 भारत के जो नागरिक हैं वो विधानसभा और विधान परिषद के लिए चुनने के लिए उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनका जिक्र करता है। जैसे एक व्यक्ति कब अहर होगा कि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, तो उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो पागल व दिवालिया ना हो। इसका मतलब उसका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जिससे कि वो उस पद पर चयन होने के बाद एक सही तरीके से जो निर्णय है वो निर्णय ले सके। तीसरी जो चीज़ है कि विधानसभा के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष उसने पूर्ण कर ली हो और विधान परिषद के लिए उसकी उम्र 30 वर्ष उसने पूर्ण कर ली हो। तो ये 30 और 25 विधानसभा और विधान परिषद के लिए है। और चौथी, वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो या लाभ के पद पर ना हो। जब हम 173 क के अनुसार संविधान की तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। जब हम शपथ के उस प्रारूप की बात करते हैं तो वो शपथ का जो प्रारूप है वो है, मैं जो राज्यसभा या उत्तर प्रदेश में अब हम विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा के संदर्भ में यदि इसको देखें तो कोई जब जो सदस्य होगा, जो मतलब विधानसभा के लिए उम्मीदवार जो है विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए आएगा और नामांकन जब कराएगा, तो नामांकन के समय जो उसकी स्थिति होगी वो ये शपथ लेगा, मैं अपना नाम बताएगा। उसके बाद विधानसभा में स्थान बढ़ने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। मैं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। तो ये शपथ का प्रावधान है कि नॉमिनेशन के समय जब एक उम्मीदवार शपथ जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि यदि वो चयनित होने की इस प्रक्रिया में जाएगा तो उसको क्या करना होगा, उसके क्या कर्तव्य होंगे। बेसिकली ये शपथ उसको उस बात के लिए तैयार करती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, आशय स्पष्ट करिए। जब हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस शपथ के बाद एक उम्मीदवार जब वो चुनाव में जाता है और चुनाव के बाद वो चयनित होकर आता है तो फिर वो एक जनप्रतिनिधि बनता है और वो जो जनप्रतिनिधि होता है वो फिर राज्य बन जाता है। अब ये जो राज्य है, राज्य इस की जो सत्य और निष्ठा है वो कहाँ से निकल कर आएगी? भारत के संविधान के जो भाग 4 है उसमें उल्लिखित व्यवस्था है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, कि राज्य स्वतंत्र भारत में क्या क्या उसकी भूमिकाएं होंगी
उन भूमिकाओं का निर्वहन करेगा। तो इस जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होगा कि भाग 4 में उल्लेखित अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के जो बीच के हैं उनको ये लागू करने का प्रयत्न करेगा। यदि वो लागू करने का प्रयत्न पूरी निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ करता है तो ये इस शपथ में जो लिखा है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, तो उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब होगा। डॉक्टर साहब आगे शब्द आता है कि भारत की संप्रभुता को अखंड और अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इसको भी जरा एक्सप्लेन करिए। इसको जब हम बात करते हैं कि कैसे भारत की जो संप्रभुता है वो कैसे अखंड और अक्षुण्ण बने, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रत्येक नागरिक है उस नागरिक के लिए जो भारत के संविधान में वर्णित, और विशेष रूप से क्योंकि हम यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से माध्यम से प्रत्येक नागरिक को वो स्थितियां उपलब्ध, जो आदर्श स्थितियां हैं, उन स्थितियां या अवसरों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे यदि मैं किसी भी अनुच्छेद को उठाऊं, और जैसे अनुच्छेद को मैं उठाता हूं 46 को, अब 46 का जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में भारतीय समाज का एक बहुत ही जो वंचित समाज है उसके कल्याण की बात की गई है, और वो हम कहते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के संदर्भ में। तो जो हमारा ये आर्टिकल 46 है, अनुच्छेद 46 है, वो कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। मतलब अब देखिए कि पूरे भारत में 3 वर्ग हो सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भारत के संविधान में यह मान्यता और स्थापित है स्पष्ट रूप से कि वो भारत के दुर्बल वर्ग हैं। इनके अतिरिक्त भी यदि कोई दुर्बल वर्ग है तो उनकी शिक्षा और उनके जो आर्थिक हित हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें अभिवृद्धि करेगा, और साथ ही साथ यदि किसी भी तरह का शोषण उन पर होता है या सामाजिक अन्याय होता है तो उससे उनकी रक्षा करेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि पूरे राष्ट्र के स्तर पर हम इस तरह के जो वर्ग हैं उन वर्गों के हितों की रक्षा करेंगे तो उस रक्षा से उन लोगों में जो राज्य के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव पैदा होगा, उससे जो राज्य है वो राज्य अक्षुण्ण होगा, बनेगा और राष्ट्र की संप्रभुता बनेगी। इसी तरीके से यदि हम कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधी अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 48 में, तो वो कहता है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। अब आप देखिए कि थोड़े दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन हुआ, और ये भारत की सरकार और राज्य की सरकार लगातार चिंतित है कि भारत का जो किसान है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार गिरती चली जा रही है। तो भारत का संविधान जो राज्य के लिए जिम्मेदारी देता है वो ये देता है कि हम जो कृषि करेंगे या जो पशुपालन करेंगे उसमें आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को विकसित करेंगे, लागू करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि कृषि के स्तर में सुधार होगा, उत्पादन में सुधार होगा, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेंगी और किसान की जो इनकम है वो इनकम बढ़ेगी। दूसरा एक मुद्दा है कि गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू यहाँ महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि देखें तो वो खाली गाय और बछड़ों की बात नहीं करता, बल्कि अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण करेगा और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करेगा। मतलब उस तरह के सभी पशु जो दुधारू हैं उनके वध का प्रतिषेध करेगा, या उनका इस्तेमाल होता है
एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को ढोने के लिए, तो उसका भी वो प्रतिषेध करेगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं कि इनके माध्यम से जो राज्य की जो अक्षुण्णता है वो बचेगी, यदि राज्य अपनी इन जिम्मेदारियों को भारत के नागरिकों के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से लागू करेगा। दूसरी चीज़ कि राज्य किसके माध्यम से करेगा? जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि कौन है? वो राज्य बन चुका है। तो इसका जो है मूल दायित्व ये होगा। डॉक्टर साहब, कहने का आशय ये है कि ये जो उम्मीदवार होते हैं जो नामांकन कराते हैं, तो क्या ये अपने एजेंडे में शपथ को रखते हैं, जो शपथ वो लेते हैं? ये बहुत स्थिति नाजुक है हमारे जैसे देश में कि अधिकांश उम्मीदवारों को हम देखें तो शपथ खाली पेपर पर होती है, वास्तव में शपथ नहीं ली जाती। और मुझे ये लगता है कि जब किसी भी उम्मीदवार को अपने नॉमिनेशन पेपर भरने चाहिए, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को ये व्यवस्था करनी चाहिए, लाउड स्पीकर्स लगाने चाहिए पूरे उस परिसर में, कि एक एक जो उम्मीदवार आए वो उम्मीदवार उस लाउड स्पीकर पर शपथ ले, जिससे कि वहाँ रहने वाले आसपास के जो जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि जो आम जनमानस है, उस आम जनमानस को भी ये पता चलना चाहिए कि ये जो उम्मीदवार है ये उम्मीदवारी में भी योग्य होने के लिए इसको किस शपथ को लेना होगा। यदि इसको हम करते हैं तो क्या होगा, एक जनमानस में एक चेतना विकसित होगी कि जो ये जनप्रतिनिधि है, जो ये विधायक बनता है या विधान परिषद सदस्य बनता है, इसका जो काम है वो काम कुछ अलग है। खाली विधानसभा में प्रतिभाग नहीं करना, बल्कि विधानसभा में उस शपथ के अनुसार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कार्य करना है। तो यदि हम इस तरह से करते हैं तो हमारे ये जो जनप्रतिनिधि हैं, या हम कहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि राज्य बन जाते हैं, तो उनको हम जवाबदेह, जनता की जो अदालत है उसमें जवाबदेही उनकी स्थापित कर पाएंगे, जो कि भारत के लोकतंत्र को सफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कंडीशन में क्या इन उम्मीदवारों से जनता को ये सवाल करना चाहिए कि आपने जो शपथ ली है उसको अपने एजेंडे में क्यों नहीं शामिल किया? बेसिकली करना तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ना तो उम्मीदवारों को उससे मतलब है और ना ही जो उस उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने वाले हैं उनको मतलब है। अब यहाँ जो है हम कैसे इसको कर सकते हैं या कब सवाल पूछें, तो सवाल ये हो सकता है कि हम चुनाव क्यों होते हैं, चुनावों में इन जनप्रतिनिधियों की चुनने के बाद क्या कर्तव्य होंगे और वो कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कैसे होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी नाम नहीं लूँगा, एक विधायक ने ये कहा कि पहले तुम लेते थे, जब हम देते थे तुम लेते थे, और जब वोट देने का मामला है तो तुम्हारे मुंह नहीं खुल रहे। क्या मतलब है? क्या कोई विधायक ऐसा कह सकता है? वो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने आम जो लोग हैं, जनमानस के लोग हैं, विशेष परिस्थितियां यदि कोई उत्पन्न होती हैं तो उनको वो सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएंगे जिससे कि उनके जीवन की रक्षा हो सके या उनको मानवीय जीवन जीने की जो दशाएं हैं वो निर्मित हो सकें। तो वो चीज़ें करनी होंगी। लेकिन होता क्या है कि जो हम जनप्रतिनिधि को राज्य कह रहे हैं, वास्तव में ना तो वो जनप्रतिनिधि बन पाता है, ना वो राज्य बन पाता है, बल्कि वो एक व्यक्ति के रूप में ही कार्य करता है। उसको भी अपनी भूमिका कि मेरी क्या भूमिका होगी चुनने के बाद, उस भूमिका का या तो पता नहीं होता या हम उसकी जवाबदेही निश्चित नहीं करते। इसकी वजह से हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। लेकिन जितना हम इस चेतना के आंदोलन को नीचे तक लेकर जाएंगे, जैसे अभी तक हमारे स्कूलों में इस तरह की चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता। क्या हम जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो क्या गाँवों में हम जाकर जो लोग हैं जो चुनाव प्रधान का चयन करते हैं, उनकी वोट देते हैं, क्या उनके बीच में हम लेकर जाते हैं कि चुनाव प्रधान के कर्तव्य क्या होंगे, चुनने के बाद उसको एक ग्राम सभा में कौन कौन सी भूमिकाओं को निभाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जब विधायकों के चुनाव होते हैं तो हमें
बड़े पैमाने पर इस जागरूकता कार्यक्रम को चलाना चाहिए कि आपने वोट दे दी और आपका विधायक बन भी गया, लेकिन क्या उस विधायक को पता है कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, और क्या आपको पता है कि आपके विधायक की आपके प्रति क्या जवाबदेही है। तो हम जितना जागरूकता के कार्यक्रम चलाएंगे तो उससे हमारी जो ये स्थिति है ये स्पष्ट होगी और हम उसकी जवाबदेही फिक्स कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप दोषी किसको मानेंगे, चुनाव आयोग को, प्रतिनिधि को, या जनता को? मुझे लगता है चुनाव आयोग को एक बहुत कहना चाहिए वेल डिफाइंड कार्यक्रम के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का काम खाली पारदर्शी चुनाव कराना ही नहीं, बल्कि उसको वेल डिफाइंड के ये चुनाव क्यों कराया जा रहा है वो प्रोग्राम लेकर आना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग लगातार कार्यक्रम लेकर आता है कि प्रत्येक जो वयस्क है उसको मताधिकार करना चाहिए, और उसको मताधिकार कैसे करना चाहिए वो प्रोग्राम लाता है। तो मुझे लगता है कि आखिरी वर्ष में जब रह जाए तो चुनाव आयोग को जब तक आचार संहिता लागू ना हो तो हमें इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि चुनाव आयोग लास्ट के 1 साल इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए, जिससे कि हम वास्तव में जो भारत को कहते हैं कि ये हमारा लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, उसको वास्तविक जो लोकतंत्र है उसमें बना पाएँ। और लोकतंत्र खाली वोट डालने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि जो अंतिम व्यक्ति है वो इस राज्य सत्ता या इस लोक सत्ता में किस तरीके से प्रतिभाग करेगा, वो हमारी उस व्यक्ति में हम स्पष्टता लेकर आ पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए।